चलिए सभी गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम करंट अफेयर का जो सीरीज लेके चल रहे थे उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। टाइम हो गया है, सभी लोग समय पे आइए। और जैसे मैंने कहा भी था कि मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमिक ऐप पर, दिन में 11 बजे से चलेगा वो। और 3 बजे आपका पर डे यूट्यूब पे आपका करंट अफेयर का क्लास चलेगा, ठीक है। तो जो करंट अफेयर का जो पार्ट लेके चल रहा हूँ वो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, या जो भी परीक्षा आप देने वाले हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कोई दायरा सीमित तो है नहीं, ये तो अनलिमिटेड होता है। करंट अफेयर का दायरा जो है, और सभी परीक्षाओं के लिए मिलता जुलता सब आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है अनअकैडमी का ही, और इसी चैनल पे सभी का स्वागत है, ठीक है। क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी विद अस, इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर यहाँ पे मिलेंगे, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सभी का इस चैनल पे स्वागत है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? चलिए, डाउट नहीं है। डेली लाइव क्लास आपको मिलेगा, जैसे लाइव क्लास का मतलब होता है सीधा प्रसारण मिलेगा आपको। स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे। स्ट्रक्चर कोर्सेज का मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से क्लास मिलेंगे। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो पॉलिटी, में तो प्रॉपर तरीके से जैसे ऑफलाइन क्लास करते थे वैसे ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लास मिलेगा आपको। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। टेस्ट और क्विज देके क्या होता है कि अपने जो एरर्स होते हैं, जो कमियां होती हैं, वो दूर करने का मौका दे मिलता है। इसलिए अधिक से अधिक टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए, और अपने जो भी कमियां हैं उस कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। जिस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ कमजोर हो रही है उस सब्जेक्ट पे मजबूत कीजिए। और ये सब होगा टेस्ट और क्विज देके, तो आपको यहाँ पे टेस्ट और क्विज देने का मौका भरपूर मिलेगा। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ही होता है कि सपोज दैट किसी कारणवश अगर आप लाइव क्लास नहीं भी अटेंड कर पाते हैं, तो वो जो लाइव क्लास होगा आपको मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप कितनी बार भी चाहे उतनी बार अनलिमिटेड एक्सेस के साथ उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड न किए हों वो लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल जो है आपको अभी करंट अफेयर ये 3 बजे चल रहा है, और 11 बजे दिन में 11 AM अनअकैडमी के ऐप पर आपका, ये जो ऐप है अनअकैडमी का, उस पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलेगा। और 3 बजे आपका यूट्यूब पे करंट अफेयर चलेगा। और ये टेलीग्राम का लिंक है, इसी टेलीग्राम पे मैं चैनल पे मैं सारा डिटेल पोस्ट कर देता हूँ, क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का पीडीएफ, सब कुछ इसी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं अनअकैडमी के फील्ड के, अनअकैडमी पे सब मिल जाएंगे आपकी, हर फील्ड के, किसी भी फील्ड के पढ़ते हो आप, जैसे यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं यूपीएससी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं यूपीएससी को ही डील करता हूँ, यूपीएससी सीएससी एजुकेटर हूँ मैं भी। तो किसी से भी आप क्लास ले सकते हैं। एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर जैसी सब्सक्रिप्शन है, किसी से भी आप क्लास ले सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में और भी बात की जाए, यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन के, जैसे पॉलिटी कवर्देशन आईआर का सब्सक्रिप्शन है, जियोग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्स है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी कोर्स, इस किसी भी कोर्स में भी सब्सक्रिप्शन लेके अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए, अगर प्लान के बारे में बात की तो 2 तरह के प्लान होता है, एक होता है प्लस होता है, दूसरा होता है आइकॉनिक प्लान होता है। प्लस प्लान आपका 1 महीने का भी है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 49,500 है, ये कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। 10% डिस्काउंट के बाद जो आप पे करना है 44,550 आपको पे करना होगा। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? इसमें लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो प्लान है आइकॉनिक का प्लान है, ये भी 1 ईयर का है, 2 ईयर का है और 3 ईयर का है। 1 ईयर का चार्ज है 69,500 है, 2 ईयर का 1,07,000 है, और 3 ईयर्स का आपका 141,141,000, मतलब 1,41,40,000 रुपए है। ये कोड है, सेम कोड यूज करेंगे PG01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% डिस्काउंट के बाद ओनली पे आपको 1 साल का 62,550 पे करना है। आइकॉनिक में और प्लस में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक में। प्लस में कुछ ऐसे फीचर्स आइकॉनिक वाले जो है वो तो प्लस वाले में जो फीचर है वो आइकॉनिक में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे, और पर्सनली आपको फीडबैक दिया भी जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलेगा आइकॉनिक में। जैसे मैंने कहा ना, ये प्लस वाले चारों फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, जैसे लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसके साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपको गाइड करेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर होंगे, और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो आपको भी दिया जाएगा, आपके घर वालों को भी दिया जाएगा, इसलिए सभी लोग ध्यान से इन चीजों को पढ़ लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। ये भी 1 महीने का है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 27,500 है। कोड यूज करेंगे PG01, 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद पे करना है आपको 24,750 आपको पे करना है। ये ऑप्शनल कोर्स वैकल्पिक विषय, और वैकल्पिक विषय का जो चुनाव है बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, एक ही विषय लेना होता है। और आपको पता है ना कि 20 के बाद 21 तो चल ही रहा है। किसी को अगर देखिए नया साल तो आ चुका है, अब इसमें तो नया बताना नहीं है मुझे। 21 में किसी को पेपर देना हो या 22 में देना हो या 23 में देना हो, बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 4 जनवरी को भी स्टार्ट हो चुके हैं, 28 दिसंबर को भी बैच चल रहा है, 4 जनवरी से भी बैच चल रहा है। तो जिस किसी को भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो देखो बहुत सारे बैच में बता दे रहा हूँ। ये देखिए 6 महीने का भी बैच स्टार्ट हो गया है 4 जनवरी को। ठीक है, 6 मंथ बाइलिंगुअल बैच है, दोनों भाषाओं में होगा ये बैच, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में होगा, यही मतलब होता है। ठीक है, और 6 महीने का बैच है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी बैच है। ऐसे ही देखिए 2022 का तो किसी ने मूड बनाया होगा हम तो अगले साल पेपर देंगे, तो 2022 वाला जो है देखिए, यहाँ पे भी बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी का बैच है, इंग्लिश का बैच है, बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। और 4 जनवरी को भी बैच स्टार्ट हो गए। देखिए यहाँ पे 2 ईयर के बैचेज हैं जिनको 2023 में दे रहा हूँ। तो चाहे 2021 का पेपर हो किसी का, चाहे 2022 का पेपर हो, और चाहे 2023 का पेपर हो, बहुत सारे पेपर्स बैचेज निकले हैं। इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा भी सकते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब लग जाइए, समय कम बचा है। अब देखिए यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो का कुछ आ गया है। ये देखिए प्लस का भी है, यूपीएससी से जीएस भी रहेगा, ऑप्शनल भी रहेगा, इसका कॉम्बो है। और आइकॉनिक का कॉम्बो है, और प्लस वाला ऑप्शनल का कोर्स का भी है। तो ये भी कॉम्बो कुछ निकाला गया है, देख लीजिएगा इसको अपनी तरीके से। देखिए अगर कोई यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस वाला लेता है या यूपीएससी सीएससी आइकॉनिक जीएस का लेता है, तो उसका 1 ईयर का चार्ज होगा 88,750। 2 ईयर है, ऐसे 3 ईयर है। और ये कोड है, अपना कोड करके अपना यूज करके 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस वाला लेता है, यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल लेता है, तो 1 ईयर का जो फी है उसका 70,103 रुपए पड़ जाएंगे। तो इसको अपने अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं किसी को। तो आज का पहला जो टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि सागरमाला सी प्लेन सेवा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सागरमाला सी प्लेन सेवा के बारे में क्या बात करेंगे, कि समुद्र में देखिए प्लेन उतर रहा है और यहीं से उड़ेगा भी। तो सरकार इस पे विचार कर रही है, और इसके बारे में हम लोग आज पहला टॉपिक जो लिया है मैंने, सागरमाला सी प्लेन सेवा के बारे में लिया है। चर्चा में कौन है, मंत्री जी कौन है, इसके बारे में हम लोग सब बात करेंगे। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय कुछ चुनिंदा मार्गों पर स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी के तहत संभावित एयरलाइन परिचालकों के लिए सी प्लेन सेवा शुरू करने वाली है। कौन सा मंत्रालय करेगा भैया, देख लो। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है, कुछ चुनिंदा मार्गों पर ही इस सेवाओं को शुरू किया जाएगा। इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये क्या होता है सागर सी प्लेन, ये सारा डिटेल आपको बताया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में बताया जाएगा। अभी रुक जाइए, पेशेंस रखिए। पहले अभी इसको पहले माहौल टाइट करने दीजिए, उसके आगे का जो भी चीजें होंगी वो बताया जाएगा। तो सागरमाला सी प्लेन जो मैंने कहा कि जलमार्ग मंत्रालय कुछ चुनिंदा मार्गों पर स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी के तहत संभावित एयरलाइन परिचालकों के लिए सी प्लेन सेवा शुरू करने जा वाली है। और इस परियोजना को सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है, कोई भी अगर कोई सेवा चलती है, जैसे मान लीजिए क्रूज ही है या कुछ भी अगर सेवा कोई चल रही है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंपनी उसमें काम करेगी ही, और कोई ना कोई कंपनी उसका टेंडर जरूर लेगी। तो ये जो है, इस परियोजना को सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लागू किया गया है, और यह कंपनी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भी है। ठीक है, तो जिस कंपनी का नाम है सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आने वाले समय में सब बताया जाएगा, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट है, कहीं पर क्या ये सेवाएं चल रही है कि नहीं चल रही है, ये सारा डिटेल पे हम लोग बात करेंगे। पहले जितना है वो चीजों को आप लोग देखिए। तो वही मैंने कहा कि बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत काम करने वाली सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड कुछ चुनिंदा मार्गों पर स्पेशल जो करने वाली है, वही जो मैं बताया था। और सबसे पहले देखिए, अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया के बीच पहले से ही चल रही सी प्लेन सेवा की तरह तटवर्ती इलाकों और जलधाराओं के निकट इस तरह की सी प्लेन सेवा शुरू करने के लिए एसडीसीएल इस काम में दिलचस्पी रखते हुए एयरलाइन संचालकों के साथ जुड़ना चाहती है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे मैंने कहा कि वही स्लाइड रिपीट हो गया, ये भी, ये जो था वही जो पुराना बताया वही है ये। कुछ विशेष रूट पर ये सब चीजें चलेंगे। और जैसे मैंने कहा कि अहमदाबाद की जो साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया के बीच जैसे चल रही है, पहले से चल रही है सीप्लेन सेवा, उसी की तर्ज पर अन्य जगहों पर भी इस सेवा को शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है।
ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया के बीच से पहले से चली आ रही जो सेवा है, उसी तरह की सेवा अन्य जगह पे भी इसका एक्सटेंड करने पे सरकार विचार कर रही है कि और जगह भी इस सेवा को स्टार्ट किया जाए। क्यों किया जाएगा इसके बारे में आने वाले समय में मैं आप लोग को बताऊंगा। पहले बस इतना ध्यान रखिए कि ये स्टार्टिंग ऑलरेडी पहले से कई जगह कार्यरत है। जैसे मैंने कहा कि अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया के बीच में पहले से ये सेवाएं चल रही है। ठीक है। तो जो वही है, संजय एयरलाइन संचालकों के साथ ये जुड़ना चाहती है, ये सब चीजें इसमें बताया गया जो बता चुका हूँ आप लोग को। अब बात करते हैं कि क्या है ये सी प्लेन, आखिर ये सी प्लेन है क्या, जिसके बारे में इतनी लंबी चौड़ी हम लोगों ने बात कर लिया। ये देख रहे हैं ना, सागरमाला सी प्लेन सर्विस एसएसपी। देखिए समुद्र के ऊपर भी जो है जहाज जो है लैंड कर रहा है। सी प्लेन एक विमान है जो पानी की सतह पर उतरने और पानी की सतह से उड़ान भरने में सक्षम होता है। ये क्या है, एक विमान टाइप का ही होगा जो पानी की लेवल पे, देखिए यहाँ पे पानी की सतह पर ये क्या कर रहा है, उतरने लैंडिंग करने और पानी की सतह से ही उड़ान भरने में सक्षम होता है। इन्हें तैरने वाला वायुयान या समुद्री वायुयान भी कहा जा सकता है। देखो दोनों काम करेगा, ये पानी पे तैरेगा भी और उड़ेगा। यही है सीप्लेन। और ये ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से लेके केवड़िया तक ये सर्विस चल रहा है। इसी तरह सरकार चाह रही है कि अन्य जगहों पर भी ये सेवाएं शुरुआत की जाए। तो वही मैंने कहा कि इन्हें तैरने वाला वायुयान या समुद्री वायुयान भी कहा जाता है। ये आकार में छोटे होते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा लगे एक ही बार उड़ा दिया जाएगा पानी के ऊपर, ऐसा तो होगा नहीं। तो छोटे आकार के ही रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे। अभी तो शुरुआत की जा रही है। तो ये छोटे आकार के होते हैं, इसीलिए दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ जलाशय तो होते हैं लेकिन रनवे या सड़क बनाना संभव नहीं होता है, वहां इन्हें झीलों या तालाबों में उतारना आसान होता है। कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे दूर दराज के इलाके हैं, चाहे जलाशय तो होते हैं लेकिन जैसे मैंने कहा रनवे नहीं हो पाता है वहां पे। अगर रनवे नहीं है, सड़क बनाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए और इसीलिए वहां पर झीलों में या तालाबों में उतरना आसान होता है। तो जो लोग इस देखो, आप पिक्चरों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये रनवे जो है समुद्र के तल पर भी ये वायुयान जो है वायुयान जो है ये समुद्र में या पानी में कहीं पर भी ये लैंड भी कर सकते हैं और वहां से ये उड़ान भी भर सकते हैं। इसीलिए इसे जैसे मैंने कहा कि वायुयान या समुद्री वायुयान भी कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि जहां पर अभी तक रनवे नहीं बना है, सड़क बनाना संभव नहीं हो पाया है कि किसी को उतारा जा सके, तो देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट इससे क्या होगा कि इन्हें झीलों या तालाबों में भी उतारना आसान हो जाएगा। यानी कि दूर दराज की जो पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, जहां पर संभव नहीं हो पाता उन सब चीजों को करना, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि अगर तालाब है, झील है, तो वहां पर उतारा इसको जा सकता है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? इसके साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि विश्व युद्धों के दौरान इन सी प्लेनों का बहुतायत में उपयोग किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले की ये अब इस दिमाग में ये सब चीजें आई हैं, नहीं। ये पहले भी इसका यूज किया जा सकता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि जैसे मैंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ जलाशय होते हैं, जहाँ सड़क बनना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए अगर वहां पे झील होंगे या तालाब होंगे तो उससे उतारना इसको संभव हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? कोई भी डाउट? डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी देखिए, भारत में सीप्लेन परियोजना से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुजरात राज्य सरकार ने, गुजरात आ गया, चलिए तो बताइए गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है और गुजरात में वर्तमान में राज्यपाल कौन है, थोड़ा आपको कमेंट करके बताइए आप लोग। क्योंकि गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया के बीच में ये सब चीजें सेवाएं चल रही हैं। तो आप बताइए मुझे गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है और गुजरात के इस समय राज्यपाल कौन है, कमेंट करके बताइए। गुजरात, गांधीनगर, आंसर दिए जल्द से जल्द आप लोग। तो गुजरात राज्य सरकार ने देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की है। ठीक है, जो पहली ऐसी गवर्नमेंट है, गुजरात सरकार ने ऐसी देश की पहली ये सी प्लेन सेवा शुरू की है। और देश की पहली सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया के बीच चलने से पहले पहले से ही चल रही है। और इसका उद्घाटन और कोई नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2020 को 2020 को ही किया था। और 31 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का शायद उस दिन जन्मदिन है। मे बी एम राइट या रॉन्ग, आप कमेंट करके ये तो बताइए। वैसे मैं क्वेश्चन पूछने वाला था आप लोगों से। ठीक है।
तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जन्मदिन पड़ता है और उन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जितनी भी छोटे छोटे रियासत थे, सारे रियासतों को मिलाने का काम, इंटीग्रेटेड करने का काम, एकीकृत करने का काम उन्होंने किया है। और उनकी याद में हर साल 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, सभी लोग जानते भी हैं। उनके नाम से एक स्टैचू भी बनाया गया है। किस नाम से जाना जाता है उस स्टैचू को? गुजरात में कहीं पे है वो, समुद्र के किनारे। कितना उसकी फीट की ऊंचाई है, कोई बता सकता है? बताइए कमेंट करके आप। तो जो मैं सी प्लेन की जो जानकारी दे रहा हूँ वो ऑलरेडी आपका गुजरात में इसी साल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री साहब के द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है। 31 अक्टूबर 2020 को ही किया जा चुका है। और कहाँ से कहाँ ये चलेगा? गुजरात के आपके जो अहमदाबाद के साबरमती फ्रंट रिवर फ्रंट्स के और केवड़िया के बीच में चलेगा। ये पहले से चल रहा है, ऐसे ही और भी चलाने की इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। यह सीप्लेन सेवा साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच चल रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मैं आप लोगों से पूछा था, उसी के बीच चल रही है, जिसका संचालन विमान सेवा प्रदाता कंपनी स्पाइस जेट द्वारा किया जाएगा। और यह सब सी प्लेन सेवा साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ान भरने के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप पंचमुनी झील में उतरती है। तो उड़ान तो भरती है आपका साबरमती रिवर फ्रंट से, लेकिन ये उतरती कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है हमारा। ठीक है, तो वहां पर ये पंचमुखी झील जो है वहां पर ये उतरती है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई एक तालाब में, झील में, कहीं पर भी उतर सकता है, तो दो दो काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए गुजरात सरकार ने सीप्लेन सेवा के लिए 5 जगहों को चिन्हित किया है। वो 5 जगह कौन-कौन से हैं? क्योंकि पहली ऐसी सरकार है गुजरात सरकार जिसने सीप्लेन सेवा शुरू करने का विचार रखा है। और गुजरात सरकार जैसे मैंने कहा कि इसी साल 31 अक्टूबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन भी किया जा चुका है। ये ऑलरेडी ये काम कर रहा है और आने वाले समय में सरकार चाहती है कि और भी जगह इसको ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट, पंचमूली झील, धरोई बांध में हसाना, शत्रुंजय बांध भावनगर और तापी के पास जितनी भी जगह पे इन्होंने लोकेट किया है, इन चीजों को चिन्हित किया है और चाहती है सरकार की इस यहाँ पर भी ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? डाउट हो तो पूछिए। गौरतलब है कि इससे पहले 2010 में जल हंस नाम से अंडोमान निकोबार में वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा शुरू की गई थी। आई रिपीट माई वर्ड्स, 2010 में इससे पहले जलहंस नाम से अंडमान निकोबार में भी वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा शुरू की गई थी और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता पवन हंस द्वारा संचालित किया गया था। तो ये तो सागर सी प्लेन सेवा है, जिसको मैंने जैसे मैं कहा कि ये 31 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया है, मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और इसके पहले 2010 में जलहंस नाम से अंडमान निकोबार में भी वाणिज्यिक सेवा सी प्लेन सेवा शुरू की गई थी, पवन हंस जलहंस के नाम से की गई थी और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के, ठीक है, हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता पवन हंस द्वारा संचालित किया गया था। और केरल सरकार ने भी 2013 में ऐसी एक सीधी सी प्लेन सेवा चलाई थी। तो आप देखिए सी प्लेन सेवा के बारे में पढ़ा तो रहा हूँ 31 अक्टूबर वाला कि सरकार ने लोकेट किया है कि इनके जिलों पर जगहों पर चिन्हित किया है कहाँ पर ये सेवाएं ऑलरेडी चल रही हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया कि इसके पहले 2010 में भी ये सेवाएं किसी न किसी प्राइवेट निजी मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की, ठीक है, पब्लिक क्षेत्र की, पब्लिक सेक्टर की हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता पवन हंस द्वारा इसे संचालित किया गया था। और ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने 2013 में भी ऐसी सी प्लेन सेवा चलाई थी। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फिर। प्रस्तावित सागरमाला सी प्लेन सेवा के क्या क्या लाभ होंगे, लाभ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि लाभ बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही लाभ होंगे कि दूर दराज के इलाकों को संपर्क और आसान पहुंच मुहैया कराने के लिए सी प्लेन सेवा के जरिए देश की विस्तृत तटीय रेखा और विभिन्न जलधाराओं नदियों के इस्तेमाल की योजना बना रहा है। और इस प्रस्तावित योजना के निम्न लाभ होंगे। दूर दराज के इलाके ऑलरेडी आप लोगों को सब बता ही चुका हूँ कि वहां पे जहां पर सड़क नहीं बन पा रहा था वहां पे झीलों तालाबों में भी इसको उतारा जा सकता है। तो सी प्लेन नजदीकी जलधाराओं और नदियों का इस्तेमाल उड़ान भरने और उतरने के लिए करेगा तथा इस तरह इन स्थानों को बहुत कम कीमत पर जोड़ा जा सकेगा।
वैसे भी सरकार नदियों को जोड़ने का काम तो ऑलरेडी कर रही है। और सी प्लेन परिचालन के लिए पारंपरिक हवाई अड्डों में बने रनवे द टर्मिनल इमारतों जैसी अवसंरचना की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको कहीं पर भी उतार सकते हैं, ठीक है। उसको किसी रनवे वनवे की जरूरत नहीं है कि भैया हम पारंपरिक तरीके से जो हवाई अड्डे बने हैं, वहीं पे उतरेंगे, ऐसा नहीं है भाई साहब। तालाब में भी, झील में भी, कहीं पे उसको उतारा जा सकता है। ये बताओ सबसे बड़ा बेनिफिट है कि नहीं है? उसको किसी रनवे की जरूरत नहीं है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। वो उसको कहीं पर उतारा, जब पानी से ही, जब पानी में भी उतारा जा सकता है। उसको उतारने से मतलब वो कहीं पर भी उतर जाए, पानी से उतर जाए, झील में उतर जाए, तालाब में उतर जाए। तो ये बताओ एक तरह से सरकार का खर्चा बच रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बच रहा है। तो सीप्लेन परिचालन के लिए पारंपरिक हवाई अड्डों में बने रखने तथा टर्मिनल इमारतों जैसी अवसंरचना की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सीप्लेन सेवा देश में तेज और आरामदायक परिवहन की सुविधा मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी भी। तो इसको भी आप आराम से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। किससे क्या क्या बेनिफिट होंगे? पहला बेनिफिट, किसी भी इसको जो पर्टिकुलर जितने भी रनवे होते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए पारंपरिक हवाई अड्डों की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको किसी भी झील में, तालाब में, कहीं पर भी इसको आसानी से उतारा जा सकता है। उसकी लैंडिंग की जा सकती है, वहां से उड़ान भरा जा सकता है। और ये मैंने कहा भी, विश्व युद्ध में इसका यूज भी किया गया था। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और जैसे मैंने कहा कि 2010 में अंडमान निकोबार में भी किसी कंपनी ने किया था, ये भी बताया था। केरल सरकार ने 13 में भी किया था, ये भी मैंने आपको बताया। इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि सीप्लेन सेवा जो है तेज और आरामदायक परिवहन की सुविधा मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आपको किसी एयरपोर्ट उर्पोर्ट जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कि आप गए वहां पे, चेक इन कराए, बैठे हुए हैं, उड़ रहे हैं, फिर उतर रहे हैं, फिर सामान लिए, फिर आए। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। छोटा होगा लेकिन आराम से एंजॉय करेंगे आप लोग। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? तो देखिए कितने आराम से उड़ रहा है। और भी देखिए, बहुत से दूरस्थ धार्मिक पर्यटक स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने के अलावा यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पर्यटन अवसरों को बढ़ावा देगी। क्योंकि पर टूरिस्ट जितने भी होते हैं, पर्यटक जितने भी होते हैं, उनको कंफर्टेबल जोन चाहिए। और कंफर्टेबल जोन का मतलब ये होता है कि उनको अगर वो सुविधाएं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है पर्यटन का भी वहां पे और ज्यादा पर्यटक वहां पर आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी दूरस्थ जगह हो या धार्मिक जगह हो या पर्यटक स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने के अलावा या घरेलू यानी कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट जितने भी आते हैं, उनके लिए पर्यटन के अवसरों को वो बढ़ाएगी। एक तरह से रेवेन्यू वहां पे जनरेट होगा, वहां के लोगों में रहने वाले लोगों को रोजगार में वृद्धि होगी उनको। यह यात्रा समय की बचत भी करेगी और स्थानीय तौर पर कम दूरी की यात्रा, खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में और नदियों तथा झीलों के आसपास आसपास पार रहने वाले लोगों के लिए कम कर देगी। तो जैसे मैंने कहा ना कि इसे किसी भी हवाई अड्डे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको किसी झील, तालाब, कहीं पर भी उतारा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि नदियों और झीलों के आर पार रहने वाले लोगों के लिए कम कर देगी, कम दूरी कम कर देगी। यहाँ तक कोई डाउट? इसके साथ ही साथ परिचालन स्थलों को और संरचना में वृद्धि करने के साथ साथ यह न सिर्फ पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा देगी, बल्कि इससे व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। तो इसको भी आप आराम से देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। तो जैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होगा, तो जैसे मैंने कहा कि वहां के लोगों को, रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और देश में बहुत बड़ा योगदान वो लोग देंगे भी। व्यवसायिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। इसको आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही सब है जो मैंने बताया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? चलिए अगला जो टॉपिक है, दिल्ली स्कूल बैग नीति क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कि छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लीजिए। दिल्ली सरकार, दिल्ली केंद्र की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली वो है, अभी दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था, देश के किसानों के द्वारा दिया गया था। और आजादी की लड़ाई में भी दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। दिल्ली जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, जहाँ के डिप्टी सीएम और जो मंत्री जी हैं हमारे, मनीष सिसोदिया जी हैं। तो दिल्ली स्कूल पे देख रहे हैं कि वैसे राजनीति भी हुई थी, स्कूलों को लेके देख रहे थे, बहुत सारा माहौल गर्म हो गया था। वहाँ के शिक्षा मंत्री ने चैलेंज कर दिया था यूपी के शिक्षा मंत्री को, आइए अपने स्कूल का और हमारे स्कूल का थोड़ा कंपेयर जो कर रहे हैं, थोड़ा करके दिखा दीजिए, बता दीजिए। डिबेट करने वो लखनऊ आए थे।
खैर मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, मैं बस सिर्फ इस मुद्दे पे जाना चाहता हूँ कि जो आजकल स्कूल में जो बैग है ना, जो बच्चों के, जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि बैग जैसे जैसे उनकी उम्र क्या बढ़ रही है, क्लासेस क्या बढ़ रहे हैं, उनके भार बढ़ते जा रहे हैं, बैगों के भार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो इसी के लिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम आजकल डिजिटल क्लासेस चलाएं हम। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, उनकी लंबाई नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि उनके शरीर पे बैग का भार जितना ज्यादा दे दिया गया है, उससे कहीं न कहीं हमको लगता है कि जो बच्चे हैं, उनके ऊपर उनकी एज से कहीं ज़्यादा, मतलब एज से जितना एक लिमिट होना चाहिए, एक छोटे बच्चे को, चाहे वो 1 क्लास में पढ़े, चाहे 2 क्लास में पढ़े, चाहे 5 क्लास में पढ़े, आप उनके बैग, आप लोग भी अमूमन बैग देखते ही होंगे। उनके बैग का भार देखिए कितना ज़्यादा है। यानी कि उनके कंधों पर देखिए कितना बड़ा भार है। यानी कि उनको किताबी पूरा बनाया जा रहा है, किताबों से पूरा भर दिया जा रहा है। क्या वास्तविकता ऐसी है कि नहीं है? क्या ज़रूरत उनको क्या हर किताबों की है? क्योंकि सभी लोग तो स्कूल में पढ़ के आए ही हैं, जहाँ तक मैं उम्मीद कर सकता हूँ। इसीलिए दिल्ली सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं कि देखो, हम स्कूलों का जो बैग है, जो इतना लंबा चौड़ा हम लोग का बैग किताबें भर के बच्चे लेके आते हैं, उन बच्चों का बैग का भार हम कहीं न कहीं कम किया जाए, और ये करना भी ज़रूरी है, मेरा भी मानना है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों का एज की जो बढ़ोतरी है, वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि छोटे बच्चों का बैग उठा के देख लीजिए कि कितना भारी होता है, उठा के भी पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है? तो ये सब भी कभी-कल प्रैक्टिकल चीज़ें कर लेनी चाहिए, उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो उसी पे सरकार ने कुछ नया नियम निकाला है, कुछ सरकार ने कहा है कि भैया देखो, हम ऐसे-ऐसे पढ़ाएँगे, पढ़ाएँगे, सारा सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, लेकिन हाँ, जो बैगों का भार होगा उसको हम कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बचपन के दिन को याद करते हैं, कैसे क्या था। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी दिल्ली स्कूल बैग नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है कि भैया जो स्कूल बैग जो है ना, उसका वजन को कम करो भाई। इतना ज्यादा पढ़ के, इतना ज्यादा किताबें कॉपी लेके भर के जो जाते हैं स्कूल में बच्चे, उनका वजन तो वैसे उनका जो 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 हाइट है वो तो बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि किताबों का बोझ इतना ज्यादा उनके शरीर पर हो जाता है कि बहुत सारी समस्याओं से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं। समस्याओं का मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई और समस्या, समस्या बस यही है कि भार, कंधे का उनका भार जो है बहुत ज्यादा उन किताबों के बोझों से हो जाता है। और आगे देखिए इनकी स्कूल नीति क्या है। इन्होंने कहा है कि दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 10 के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई लड़का 40 केजी का है, ठीक है, 40 केजी का अगर कोई बच्चा है, अगर सरकार ने ये कहा है कि सर इसमें देखिए हम 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर उसके शरीर पे अगर कोई भार का, बैग का भार होना चाहिए तो सिर्फ 4 किलो होना चाहिए। 10% 4 किलो ही होता है। अब ये भी सी सेट पढ़ाने क्या, 40 × 10/100, एक से जीरो, इससे जीरो, ये हो गया 4। बेटा यही हो गया ना, 4 केजी। तो सरकार ने यही कहा है कि देखिए जो क्लास 1 to लेके क्लास 10 तक के बच्चों का जो भी है क्लास, उनका जो भार होगा, जितना उनके शरीर का वेट है, उसका 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 40 केजी का कोई बच्चा है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए 20 केजी मान लीजिए, अगर 20 केजी का बच्चा है तो कम से कम 2 किलो, यानी कि 10% 2 किलो होगा, तो 2 किलो से ज्यादा उसके शरीर पे भार नहीं होना चाहिए, कॉपी और किताब का, स्कूल बैग का। ठीक है, तो ये सरकार ने ये फरमान जारी किया है। तो देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, आप भी खुद देखिए, आप लोग इन छोटे छोटे बच्चों का देखिए कैसे कैसे चलते हैं। आप लोग अपने अमूमन बच्चों को देखा होगा। तो इसका सरकार पहले से ही इन सब चीजों को कर देना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है, मैं पढ़ाई पे शक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किताबों के बोझों पे बात बात कर रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों है, और बच्चे जो है उनके बैग इतने ज्यादा भर जाते हैं कि सरकार को इसके बारे में सोचना था, और सरकार ने यही कहा है कि देखिए, अगर जितनी उनकी वेट है, जितना उनका वजन है शरीर का, उसका भैया 10%, मतलब छात्रों के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शरीर के वजन मान लीजिए 40 है तो 4 किलो तक कम से कम ले जा सकता है। उससे ज्यादा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर याद रखिएगा आपको। तो यही बोला है उन्होंने। इस नीति के अनुसार स्कूलों को केवल एनसीईआरटी, एससीईआरटी और सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा सरकार ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़ाइए, आप जो सीबीएसई की किताबें पढ़ाइए, बाकी पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे, लेकिन ये जो बोझ है उस बोझ को पहले हल्का कीजिए आप लोग। विद्यालयों को भी विचारशील समय सारणी तैयार करना चाहिए कि भैया आप ऐसे टाइम टेबल बनाइए ना, ताकि बच्चों को सारी की सारी किताबें मत लेके आनी पड़ेगी। आप बच्चा दिन भर सब किताबी लाइब्रेरी बना के अपने पीठ पे लाद के लाएगा तो फिर पढ़ेगा क्या, ये बताइए।
तो उसको वही चीजें पढ़ाइए ना, आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि जिससे सारे बच्चे सही तरीके से पढ़ सके। उस वही किताब लेके आए जो क्लास में पढ़ाई जाए। वो सारी किताबें क्यों लेके चले आएंगे घर के उस लाइब्रेरी की तरह बना के, ताकि छात्रों को एक ही दिन बहुत अधिक पुस्तकें ले जाने की आवश्यकता ना हो, ऐसा कहा गया है इस नियम में। इस नीति में खेल पर फोकस करने के लिए कला और संस्कृति, खेल और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी भागीदारी के माध्यम से छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है कि बच्चे कम से कम किताबी ना बने, बच्चों को स्किल्ड किया जाए, उसके साथ ही साथ उनको खेलने पे, उनकी कला में, संस्कृति में जो रुचि है, उस रुचि में भी बच्चों को और आगे विकसित किया जाए। समग्र तरीके से उनको सर्वांगीण गुण जो है उनको विकास किया जाए। तो सिर्फ किताबी कीड़े ना बने बच्चे, अगर खेलना है तो खेलें, उम्र है खेलने का तो खेलें, कोई दिक्कत नहीं है। कला में, संस्कृति में, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस सेक्टर में वो जाना चाहते हैं, वो आराम से जाए। उनके हर तरीके से सर्वांगीण विकास करने का पूरा मौका दिया जाएगा, और इसी सब चीजों के लिए सरकार ने ये सब गाइडलाइंस जारी भी किया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए और भी देखते हैं। छात्रों को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, तो आप लोग भी आदत डालिए। जो पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी, उसकी कोई इज्जत रखिए, वहां पे जाइए और किताबें पढ़िए आप लोग। क्योंकि लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि वहां पे बच्चे जाएंगे, तरह तरह की किताबें होंगी, किताब लेंगे, पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़े होंगे। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं, घर पे जाके लाइब्रेरी पढ़ा करो। कक्षा एक और कक्षा दो के छात्रों को केवल एक नोटबुक लेके जानी पड़ेगी, ठीक है? पहले डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लोग लेके जाते थे सिर्फ एक नोटबुक। अब हमारे छोटे बच्चे एक कक्षा एक और कक्षा दो वालों को भी सिर्फ एक नोटबुक लेके जाना होगा, और अन्य छात्र कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रति विषय एक नोटबुक निर्धारित की जानी चाहिए। नोटबुक का मतलब नहीं है कि सिर्फ एक कॉपी, मतलब जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉपी लेके जाना है। कक्षा एक और दो के छात्रों के लिए कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा, बड़ा इतना बड़ा टेंशन खत्म। लेकिन पढ़ो, होमवर्क नहीं दिया जाएगा लेकिन होमवर्क पढ़ो, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है? तो ये भी चीजें रहेंगी। अगला जो टॉपिक है, उजाला और एसएलएनपी योजना को 6 साल पूरे हुए हैं। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट किसी को? तो अगला जो योजना है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उजाला योजना, उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, क्योंकि बड़ा चर्चा में था एलईडी। सरकार ने कम कीमत पर एलईडी हर जगह यूज करने के लिए कहा भी था। तो उसके 6 साल पूरे हो गए हैं, और एसएलएनपी का जिस स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम जो है, इन दोनों के 6 साल पूरे हो गए हैं। और सरकार कुछ नई चीजों को पुनर्जीवित करना चाहती है। क्या है ये सब चीजें, इस पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई बात डाउट हो तो बात करें। तो आया नया चलिए, उजाला वो नहीं है, आया नया उजाला वाला नहीं है, चार बूंदों वाला ठीक है? वो तो बचपन में ऐड देखते थे आप लोग। ये अलग उजाला है, ये एलईडी से संबंधित उजाला है, ठीक है? जो एलईडी जो घर में बल्ब लगे होते हैं उससे संबंधित ये है, ताकि ऊर्जा की बचत होगी। बड़ा बड़ा बल्ब ना लगाइए आप लोग, ऊर्जा को बचाइए, ऊर्जा की खपत कम से कम कीजिए, ठीक है? चलो, तो इसके 6 साल पूरे हो गए हैं और सरकार इस पे कुछ चर्चा करना चाहती है, तो थोड़ा हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उजाला का मतलब है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, और एसएलएनपी का मतलब है स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम ने सफल कार्यान्वयन के 6 साल पूरे कर लिए हैं। यानी कि अभी तक 6 साल पहले इस योजना को लाया गया था, और मोदी है तो मुमकिन है। आप सोच सकते हैं 6 साल पहले चले जाइए फ्लैशबैक में, 2014 के समथिंग, 2014-15 में इसको किया गया होगा। इन दोनों कार्यक्रमों ने देश भर में घरेलू और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को पुनर्जीवित किया था। खास करके आपका उजाला और एसएलएनपी ने 6 साल पूरे हो गए हैं। और इसने क्या किया था कि घरेलू हो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे वो सार्वजनिक हो, दोनों ही सेक्टर पे प्रकाश व्यवस्था को इसने पुनर्जीवित किया था। उपलब्धियां देख लेते हैं क्या है, कि उजाला योजना के तहत ईईएसएल ने 69 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए, ऐसा सरकार ने आंकड़ा दिया था। और इसमें 1.14 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, और इससे प्रति वर्ष 55.33 बिलियन किलोवाट आवर से अधिक ऊर्जा बचाने में मदद मिलेगी। जो मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, यही होगा सरकार का उद्देश्य भी यही था कि अधिक से अधिक लोग एलईडी का यूज करें, जिससे ऊर्जा की बचत की जा सके। और 6 साल इसके पूरे हो गए हैं और सरकार ने इसी के बारे में ऐलान भी किया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए और देखते हैं क्या है। तो देख रहे हैं ना स्ट्रीट जो लाइट लगी हुई है, ये देखिए, ये रोड है, रोड के किनारे लाइट लगी हुई है, देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। आराम से इसको टहल भी सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो यही सब चीजें हैं, सरकार ने कहा है कि ऊर्जा की बचत करनी है। और इसके 6 साल पूरे हो गए हैं स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम जो है आपका। और आपका उजाला जो है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल
एलईडी फॉर ऑल जो है उन दोनों के 6 साल पूरे हो गए हैं और सरकार ने कहा है कि देखिए हमने इससे 55.3 बिलियन किलोवाट आवर से अधिक ऊर्जा बचाने का हमने प्रयास किया है, हमें मदद मिली है। मोदी है तो मुमकिन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस योजना से प्रतिवर्ष 59 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली। और इस योजना ने 72 लाख एलईडी ट्यूबलाइट और 23 लाख ऊर्जा कुशल पंखों को सस्ती कीमतों पर वितरित भी किया था। ठीक है, तो ये सब बड़ा उस समय चला भी था, चर्चा में था भी। ठीक है, तो इन चीजों को बस ध्यान दीजिएगा। उपलब्धियां यही है कि 1 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित की गई हैं। प्रतिवर्ष 7.7 बिलियन किलोवाट आवर ऊर्जा बचाने में मदद मिली है। तो यही सब चीजें हैं, बस इसको देख लीजिएगा, इतना ज्यादा डीप नहीं पूछेगा, बस यही सब चीजें हैं। इस योजना से प्रतिवर्ष 29 मिलियन टन CO2 कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। और समग्र उपलब्धियां बस यही है कि योजनाओं ने घरेलू एलईडी बाजारों के विकास में मदद की है। योजना ने औसत घरेलू बिजली बिलों में 15% की कमी की है। पहले 100 वाट का बल्ब जलाते थे, बड़ा बड़ा पीला पीला बल्ब जलता था। आजकल देख रहे हैं कि 7 वाट, 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट। तो ये कहीं ना कहीं ऊर्जा की बचत हो भी गई है। ठीक है, तो सरकार का पूरा उद्देश्य मेन यही था कि ऊर्जा की जो बचत है कम से कम की जाए, बचत की जाए। और जितना ज्यादा बचत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जो लाइट बचेगा तो किसी सुदूर गांव में जहां आज तक लाइट नहीं पहुंच पाया है, जहां तक आज तक कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है, और सरकार कोशिश कर रही है कि हर जगह लाइट मिले। आजादी के इतने सालों बाद तक अभी बहुत सारे ऐसे गांव जहाँ लाइट नहीं थी। ये सब डेटा आप लोग शायद पढ़ते भी होंगे। तो सरकार का उद्देश्य है कि अगर बिजली आप कम से कम यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। इन योजनाओं से परिवारों को अपने घरों में बेहतर रोशनी प्रदान करने में मदद मिली है और इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो कहाँ पीला पीला बल्ब बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, 100 वाट का बल्ब लगाया जाता था, पीला पीला रोशनी। अब कहाँ व्हाइट व्हाइट एलईडी खूबसूरत लाइट दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल में भी लोगों के कहीं ना कहीं चेंजिंग देखने को मिला है। तो सरकार का पूरा कोशिश है कि अधिक से अधिक इसकी बचत की जाए ऊर्जा की। ये सब चीजें हैं। देखिए, ये मम्मी और बिटियां हैं उनकी, देखिए एलईडी बल्ब के सामने कितनी खुश नजर आ रही है, तो इस चीजों को आप लोग महसूस कर सकते हैं। आगे का रास्ता यही है कि एसएलएमपी में पूरे ग्रामीण भारत को कवर करने के लिए 2024 तक 8,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने की योजना है। और आने वाले वर्षों में ईईएसएल द्वारा, ठीक है, 30 मिलियन से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। ये स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, लोगों को रोशनी मिलेगी, हर जगह रोशनी हर जगह रहेगी, समृद्धि आएगा, लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। और पूरा कोशिश सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि 2024 तक मोदी जी सत्ता में भी है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। 14 से लेके 19 और 19 से लेके 24 तक मोदी जी रहने वाले हैं अभी तक। उसके बाद चुनाव लड़ेंगे, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि 8,000 करोड़ रुपए का ये ईईएसएल जो निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा। और आने वाले वर्षों में ईईएसएल द्वारा 30 मिलियन से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट किसी को? अगला जो टॉपिक है थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। सभी लोग को कई बार पढ़ा भी चुका हूँ विश्व बैंक के बारे में। और पश्चिम बंगाल में जल मार्ग में सुधार के लिए 105 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है। तो क्या है ये? वर्ल्ड बैंक क्यों पैसा इतना देता है पश्चिम बंगाल की? चलिए पहले ये बताइए, तभी तक क्वेश्चन नहीं सही से पूछा हूँ आप लोगों से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? वेस्ट बंगाल। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में सीएम कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है? कमेंट करके बताइए आप लोग। फिर वर्ल्ड बैंक के बारे में बताऊंगा। 105 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है, जलमार्ग में सुधार के लिए किया गया है, और दोनों के बीच में किया गया है। तो बताइए। तो आंसर दीजिए आप लोग। चलिए इस टॉपिक को भी खत्म कर देते हैं। विश्व बैंक, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने तीनों में मिलकर, एक मिनट चलिए, सॉरी गला बैठा हुआ है। तो ये टॉपिक जो है आपका
विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जल मार्ग में सुधार करने के लिए 105 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। किसने किया है? विश्व बैंक ने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। और पश्चिम बंगाल का जैसे मैंने कहा कि वहां की राजधानी क्या है, वेस्ट बंगाल के समय सीएम कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है, कमेंट करके आप लोग हमको बताइए। तो 105 मिलियन, चलिए मैं इसको पढ़ा भी देता हूँ, हस्ताक्षर किए गए हैं विश्व बैंक और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में। और इस फंड को पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जल परिवहन, रसद और विशेष विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो 105 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया गया है, समझौते पर एग्रीमेंट हो चुका है वर्ल्ड बैंक और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में। और इस फंड को जैसे मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जल परिवहन, रसद और विशेष विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। मुख्य बिंदु की बात कर लेते हैं कि इसमें यही है कि इस समझौते के अनुसार कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता ही है, कोलकाता है, वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी साहब है। और ममता बनर्जी किस पार्टी से है, क्या उनकी पार्टी नेशनल पार्टी है कि नहीं है, थोड़ा कमेंट करके आप लोग हमको बताइए। और देश में वर्तमान में कितनी नेशनल पार्टी है, थोड़ा ये भी हमको बताइए आप लोग। और सबसे आखिरी कौन सी ऐसी पार्टी है जो नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है, ये भी बताइए आप। इतने क्वेश्चंस हैं कि आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ममता बनर्जी जी की जो पार्टी है, क्या वो राष्ट्रीय पार्टी है कि नहीं है, पहले तो ये बताइए पार्टी कौन सी है उनकी। दीदी जी की, ममता दीदी की, हाँ, टीएमसी है। ओके, चलिए बताइएगा आराम से आप लोग। इस समझौते के अनुसार कोलकाता पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड का उपयोग किया जाएगा, जो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता भी दिया हूं। तो इसको याद रखिएगा, तो वर्ल्ड बैंक ने इसके साथ किया है। और क्या होगा इससे, इस आवंटित धन की मदद से अंतर्देशीय जल परिवहन, रसद और विशेष विकास परियोजना से हुगली नदी में माल ढुलाई और यात्री परिवहन की सुविधा होगी। जो हुगली नदी है वहां पे, वहां पर माल ढुलाई और यात्री परिवहन की सुविधा इससे होगी, जो सरकार, वर्ल्ड बैंक और जो इसमें कोलकाता सरकार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में। यह परियोजना कोलकाता महानगर क्षेत्र में पहुंच में सुधार के लिए भी कार्य करेगी। और यह परियोजना सस्ती जलमार्ग और बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के माध्यम से निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करेगी। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर कोई भी चीजें हो रही है, अगर कोई कुछ आमूल परिवर्तन जो हो रहा है अगर कहीं पर भी, तो जाहिर सी बात है वहां के रहने वाले लोगों के लिए, वहां के जितने भी लोग हैं, उस एरिया में जब अगर डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, तो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे, रोजगार सृजन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और कहीं ना कहीं उस एरिया की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहेगी। तो वही है कि यह परियोजना सस्ती जलमार्ग और बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के माध्यम से निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे, इसीलिए एग्रीमेंट किया भी गया है। और देखिए, यह पश्चिम बंगाल के लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास में भी योगदान देगा, क्योंकि नदियों के द्वारा ही व्यापार भी होता है। और पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जल परिवहन, लॉजिस्टिक और विशेष विकास परियोजना, पहले चरण के दौरान यह परियोजना अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करेगी, और इसमें मौजूदा जेटी का पुनर्वास, इलेक्ट्रॉनिक गेट स्थापित करना शामिल है। तो इन सब चीजों पे भी पूरा फोकस किया जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो दूसरे चरण में यह होगा कि यह यात्री परिवहन के लिए दीर्घकालिक निवेश का समर्थन करेगा। और इसके अलावा यह अंतर्देशीय जल परिवहन जहाजों के डिजाइन में सुधार करेगा, और सबसे अधिक ट्रैफिक और खतरनाक मार्गों पर रात के नेविगेशन को भी वे सुनिश्चित करेगा। तो ढुलाई भी होगा मालों की, और दूसरी बात में जो यात्रियों के परिवहन के लिए भी यह दीर्घकालिक निवेश का समर्थन करेगा। तो दो चरण में होगा ये। परियोजना का लाभ भी देख लीजिए। परियोजना का लाभ यह है कि हुगली नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, और यह कोलकाता बंदरगाह को अपने बड़े खपत केंद्रों से अलग करती है। पॉइंट भी नोटेड। इसीलिए हुगली नदी पर जलमार्ग परिवहन को बढ़ाना आवश्यक है, और वर्तमान में 80% से अधिक माल ढुलाई यातायात और यात्री नदी को पार करते हैं। इसलिए जरूरी भी था, इसलिए ये एग्रीमेंट किया भी गया है। तो ये परियोजना के आपके लाभ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और लास्ट टॉपिक बस देख लेते हैं। तो इसको देख लीजिएगा कि हुगली नदी, पश्चिम बंगाल सरकार और आपकी जो विश्व बैंक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है 105 मिलियन डॉलर। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए,
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा की है। अब कामधेनु आयोग क्या है, ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा क्यों की जा रही है, थोड़ा इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो इसके पीछे तो आप लोग एक बार हमसे पूछ सकते हैं। क्या इसका परियोजना का लाभ होगा, जैसे मैंने बताया कि ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है और ये कोलकाता जो बंदरगाह है उसको अपने बड़े खपत केंद्रों से ये अलग करती है। इसीलिए हुगली नदी पर जलमार्ग जो है परिवहन को बढ़ाना आवश्यक है और इसलिए वर्तमान में 80% से अधिक जो माल ढुलाई हो चाहे यातायात हो, यात्री नदी को पार करते हैं ये। इसलिए जरूरी भी था ये सब चीजें। तो कहिए तो मैं इसको पढ़ा दूं कि आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, लास्ट टॉपिक है, बस इसको खत्म कर देता हूँ। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि यह एक राष्ट्रीय स्तर की मतलब नेशनल लेवल पर गौ विज्ञान ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। ला अब ये भी करेगा, गौ विज्ञान आयोजित परीक्षा आयोजित करेगा। अभी तक तो सभी लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। अब ये भी परीक्षा राष्ट्रीय लेवल पे होता ही है, नेशनल लेवल पे ये परीक्षाएं होंगी। गौ विज्ञान ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगी और यह देसी गाय और उसके लाभों के बारे में छात्रों और जनता के बीच रुचि पैदा करने के लिए किया जा रहा है, ताकि उस पे आप लोग जानिए, उसके बारे में आप लोग जानिए। अब तो देख रहे हैं लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं इशारा किधर होगा। ठीक है, चलिए। तो वही चीजें हैं, और गाय तो सभी को पता है माता जी है हम लोग की, गाय माता है। तो ये जो देसी गाय और उसके लाभों के बारे में, उससे क्या क्या लाभ है, अब तो देख ही रहे हैं, पतंजलि ने कई कई चीजें निकाल दी है। ठीक है, तो छात्रों के बारे में और जनता के बीच में रुचि पैदा करने के लिए किया जा रहा है। यह परीक्षा 25 फरवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। अच्छा है कि 25 फरवरी करा रहे हो, तुम 14 फरवरी को ना करा रहे हो। प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर के सभी छात्र बिना किसी शुल्क के इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसलिए जितने लोग हैं इस परीक्षा में आप लोग भाग लीजिए। और खैर कोई बात नहीं, बस जान लीजिए, परीक्षा में भाग मत लीजिए, जो हो रहा है बस सुनिए बस आप। तो मैंने कहा है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने क्या किया है कि अभी घोषणा किया है कि भैया हम एक नेशनल लेवल पर ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट कराने वाले हैं। इससे ये होगा कि हमारे जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, जनता, आम जनता, उसके बारे में रुचि पैदा करनी, ये सब चीजें हम लोग करना है। और ये जो होगा 25 फरवरी 2021 को पेपर होगा। कोई भी लड़का हो, चाहे प्राथमिक का हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे महाविद्यालय स्तर का हो, कोई भी लड़का हो, वो आकर छात्र बिना किसी शुल्क के इस परीक्षा में कंडक्ट हो सकता है, मतलब भाग ले सकता है। यही सरकार ने बताने की कोशिश किया है। चलिए, परीक्षा दीजिए आप लोग। यह परीक्षा हर साल आयोजित की जाएगी और यह परीक्षा देश में अपनी तरह की पहली परीक्षा है। बहुत अच्छी बात है। परीक्षा के सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे और परीक्षा परिणाम परीक्षा के तुरंत बाद घोषित किया जाएगा। तो पेपर होगा ऑनलाइन, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगा, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर होगा और आपको बताया जाएगा कि आप देखिए, आपको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। वो भी किसका? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा आपको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि आपने परीक्षा में उत्तीर्ण किया है। तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने परीक्षार्थियों की सहायता के लिए गाय विज्ञान पर एक अध्ययन सामग्री तैयार की है। क्या आप उसके बारे में पढ़िए और परीक्षा दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन पेपर होगा, कहीं पेपर आउट होने का कोई टेंशन नहीं है। आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यही सब चीजें हैं, इसको देख लीजिएगा। परीक्षा का महत्व क्या है? बस वही है कि यह परीक्षा गायों के बारे में सभी भारतीयों के लिए उत्सुकता को बढ़ावा देंगे। और वैसे भी हर भारतीय गायों को तो माता मानता ही है, पूजा करता ही है। तो इनका मेन उद्देश्य यही है कि गायों के प्रति लोगों का रुझान और बढ़े, उत्सुकता बढ़े, बढ़ावा मिले, गायों के बारे में लोग जाने और उन्हें व्यवसाय के अवसरों के बारे में भी जागरूक करेंगे। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य यही है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आयोग भाई साहब है कौन, जो परीक्षा करा रहे हैं वो भी नेशनल लेवल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, प्रमाण पत्र तक दे रहे हैं। 25 फरवरी को पेपर होने वाला है। तो ये सब चीजें क्या है, क्यों रुचि पैदा करना चाहते हैं? क्या अभी तक रुचि नहीं पैदा की गई है? और जैसे मैंने कहा कि उन्हें व्यवसाय के अवसरों के बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, छात्रों को जागरूक करेंगे। और चाहे वो प्राथमिक का हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे महाविद्यालय का बच्चा हो, कहीं का भी लड़का हो, जाके वो परीक्षा में बैठ सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना है, प्रमाण पत्र मिलेगा। कहीं सरकार ये ना कह दे कि इस प्रमाण पत्र पे इतनी छूट मिलेगी, तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होगा, मजाक कर रहा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए किया गया था। यानी कि जब आयोग बना था तो उसका मेन उद्देश्य यही था कि आधुनिक मतलब होता है मॉडर्न, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ
पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास किया गया था। यह गाय की नस्लों में सुधार, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएगा और यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता भी है। आपको पता है ना कि गौ हत्या पे तो कितनी कितनी बवाले हो गई, खास करके कई सारी घटनाएं आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं उसमें कुछ कटाक्ष नहीं करूंगा। और सरकार इस बात को याद दिला रही है कि हमें गायों के बारे में उत्सुकता, लोगों को उत्सुकता होना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। अच्छी बात है, लोग तो पहले से ही जान रहे हैं। तो ये गाय की नस्लों में सुधार, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएगा और यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगा, जिसको भी आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। और भी देखिए कार्य क्या है। यह मौजूदा नीतियों कानूनों की समीक्षा करेगा। यह गायों के संरक्षण, विकास और कल्याण से संबंधित नीतिगत मामलों पर राज्य और केंद्र सरकारों को मार्गदर्शन करेगा कि भैया देखिए गायों को हम कैसे संरक्षित करें, कैसे विकास और कल्याण से संबंधित कौन कौन सी नीतियां हमको अपनानी है, उन नीतियों पर, उन मामलों पर केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ये जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं को बढ़ावा देगा और साथ ही यह उन योजनाओं को बढ़ावा देगा जो जैविक खाद में गोमूत्र, गोबर के उपयोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो इसमें भी ये इनका पूरा प्रयास है कि जो भी हो अधिक से अधिक इसका बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ये प्रत्येक गायों से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा। मतलब जो छोड़ी गई गाय हैं, जिनको गायों को लोग छोड़ देते हैं, और ऐसी मेंटेलिटी की जब यूज है तो उसको रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और जब यूजलेस हो जाता है तो क्या करते हैं लोग, आपको पता ही है, छोड़ दिया जाता है। पहले अपने अंदर से गांधी जी भी यही बात करते थे कि जब तक अंदर से कोई चीजें ना होगी ना, नियम कानून कब तक होगा। नियम कानून बना के कितना हो जाएगा भाई साहब। जब तक अंदर से उस चीजों को लोग महसूस नहीं करेंगे तो कोई भी नियम, कोई भी कानून ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। नियम बनता है, ठीक है, कानून बनता है, बहुत सारे नियम है देश में, लेकिन जब तक अंदर से ना वो चेंजिंग हो, व्यक्ति उसके बारे में अंदर से ना चेंजिंग कर पाए, तब तक कोशिश किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी चीज गलत है, कोशिश किया जा रहा है सरकार की तरफ से। खास करके जो छोड़ी गई गाय है, उन गायों को लाया जा भी जा रहा है, एक जगह रखा भी जा रहा है, गौशाला बनाया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन मार्क उठाया जाए तो हर जगह क्वेश्चन मार्क उठेगा। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य बस यही है कि ये मौजूदा नीतियों कानूनों की समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे, और चाहे राज्य सरकार को चाहे केंद्र सरकार को तरह तरह के अगर नीतिगत कोई फैसले लेना हो तो उन फैसलों को बताएंगे भी, समीक्षा करके बताएंगे कि सारे जो गायों के संरक्षण कैसे किया जाए, उससे विकास और उससे संबंधित जो भी कल्याण संबंधित जो भी नीतियां बनानी होगी, नीतियां के बारे में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को रिपोर्ट ये देंगे। इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाओं के लिए काम करेंगे ये, और ये योजनाओं को बढ़ावा देने में जैविक खाद में गोमूत्र, गोबर के उपयोग के लिए भी ये प्रोत्साहन करने का कार्य करेंगे, ये भी इनका काम है। और जो छोड़ी गई गायों को समस्याओं का समाधान करने का भी इनका काम है, ये सब भी यही करेंगे, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जब मोदी जी आए तो अगर ये सब ना हो तो फिर होगा क्या। इस मिशन का लक्ष्य स्वदेशी गोजाति नस्लों का संरक्षण और विकास करना है, और 2014 में राष्ट्रीय गोजाति प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो पेपर में कई बार ये पूछा भी गया है, इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए फिर, कोई भी डाउट इसको देख लीजिएगा। इस मिशन का जो लक्ष्य है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, वो सिर्फ यही है कि स्वदेशी गोजाति नस्लों का संरक्षण और विकास करना है, और 2014 में राष्ट्रीय गोजाति प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत इसे शुरू किया गया था। तो पॉइंट भी नोटेड 2014, इसको आप लोग याद रखिएगा। और आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। तो ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। मेरे नाम के आगे अनअकैडमी लगा दीजिएगा, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल, तो आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे। और क्लास का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टाइमिंग, डेट, पीडीएफ सब मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि 11 AM आपका, जब भी 11 AM को अनअकैडमी के ऐप पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री होगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलेगा, ठीक है। और आपका 3 बजे जैसे चल रहा है यूट्यूब पे क्लास, वैसे यूट्यूब पे क्लास चलता रहेगा। आने वाले समय में बहुत जल्दी मैराथन सेशन लाने वाला हूँ, ठीक है, मैराथन सेशन आएगा। उसके बाद स्ट्रेटजी पे भी बात होगा। तो कई सी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। 11 बजे दिन में अनअकैडमी के ऐप पर क्लास होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का क्लास होगा। और 3 बजे आपका यूट्यूब पर जैसे करंट अफेयर रोज का चल रहा है वैसे ही चलेगा,
ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिव्यू जरूर दीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने बताइए। जो चीजें अच्छी लगती है अच्छा बोलिए, जो गलत है वो उसका बोलिए कि भाई सर अच्छा नहीं लग रहा है आपकी वीडियो, जो भी हो। जो अगर आपको अच्छा लगता है कि हमारे पढ़ाने से कुछ आप लोगों का भला हो रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिएटिव हो रहा है, तो प्लीज अपने कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर किया कीजिए। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, अनअकैडमी विपिन जायसवाल के नाम से है। ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट आपका हो भी जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कल हम फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, 11 बजे दिन में ऐप पर और 3 बजे यूट्यूब पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और यहीं पे क्लास को ऑफ करते हैं।